गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है और मेरा नाम अमित कपूर है। जैसा कि हमने वादा किया हुआ था कि प्रारंभिक परीक्षा, जब भी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कोई सोचेगा या प्रारंभिक परीक्षा देने जाएगा तो ये जो मैं कराने वाला हूँ उस पर एक बार फोकस वो ज़रूर करना चाहिए उसको, और करना ही होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे मैंने वादा किया हुआ था कि 150 घंटे में आप लोगों के लिए मैं प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सिलेबस, आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें कंप्लीट सिलेबस रहेगा। ओके, तो ये सारा मैं डिफाइन कर चुका हूँ, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर कोई डाउट होगा तो वो मैं आपको मोबाइल नंबर्स रहेंगे और उसमें आईडी वाईडी सारी चीज़ें रहेंगी, वो मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है। तो वादे के मुताबिक हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और इसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे और जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे वो हम पूरा कराएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार टाइमिंग देख लो, कैसे कैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी, कैसे रन करेंगी। ठीक है, और उस टाइम आप लोग उसको वॉच करेंगे। ओके, तो देखो भाई, ये आप लोगों के लिए क्लास शेड्यूल बनाया गया हुआ है। कैसे कैसे देख लो एक बार, आप लोग तैयार रहेंगे। हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, ये 7 से 8 बजे, सुबह 7 से 8 बजे स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। पॉलिटी की जो क्लासेस रहेंगी वो 9 से 10 रहेंगी। ओके, और ज्योग्राफी की जो क्लासेस रहेंगी वो रात में जब आप लंच कर रहे हो, सॉरी डिनर कर रहे होंगे, लंच नहीं, डिनर कर रहे होंगे। ठीक है, तो 8 से 9 बजे के बीच में ये आपको क्लासेस कराई जाएंगी। ठीक है, और एक खास बात, इकनॉमी, हाँ ये देखो थोड़ा लंच के बाद का समय है, सोना नहीं है। हाँ, आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, पता लगे खाना खा के, दाल भात खा के सोना नहीं है। ठीक है, तो ये 3 बजे से 4 बजे के बीच में है टाइमिंग। और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो है वो 5 बजे से 6 बजे शाम की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये शाम में क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा वादे के मुताबिक। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, मैं आ गया हूँ, आप लोगों के लिए कंप्लीट सिलेबस रहेगा प्रीलिम्स के लिए। जब भी देना है, जब भी देना है आपको, तो इतना ही पढ़ के आप चले जाएंगे, इतने से हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और फटाफट एक बार सिलेबस देख लेते हैं, जो टॉपिक रह गए मॉडर्न हिस्ट्री में। ओके, क्या क्या इसमें टॉपिक रहेंगे, तो हम लोग कहाँ शुरू करने वाले हैं, 1857 ईस्वी से पहले के जो विद्रोह हैं वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, ये मन में दुविधा नहीं रखना कि इसके पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री आती है, 1757, वहाँ वो क्यों नहीं करा रहे हैं, उसको भी हम कराएंगे। ठीक है, पहले इसको देखो, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम विद्रोह की बात करेंगे। और देखो, एक पर्टिकुलर विद्रोह से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मोपला विद्रोह है। ठीक है, हाँ, इसके बाद में और तमाम सारे हैं, जैसे बहावी आंदोलन है। हाँ, इसके बाद में हम देखेंगे कि पावना विद्रोह है, तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, तो ये सारे विद्रोह हम लोग बात करने वाले। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन लगातार यूपीएससी पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है। ठीक है, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, लगातार यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, ये ऐसे इस तरह से टॉपिक वाइज हम लोग कराएंगे इसको। और राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1919 के बीच में, फिर राष्ट्रीय आंदोलन 1919 और 1939। हाँ, ये फेज जो है ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये फेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कहीं कुछ भी कोई घुमाव नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है ये वाला पोर्शन। ठीक है, हाँ, इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता एवं विभाजन 1939 से 1947 के बीच में। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, ये जो मैं विद्रोह कराने वाला हूँ, बहुत एकदम बढ़िया हमने टेबल बनाई हुई है इसकी।
जो कि 1857 के पहले के हैं, तो उसको आप लोग फटाफट देख लेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रारंभिक विद्रोह जो ये हुए हैं विद्रोह, अच्छा विद्रोह क्यों होते हैं? कुछ ऐसी रीजन रहे होंगे जिससे तकलीफ हुई होगी, लोगों को लगातार तकलीफ हुई होगी, इसके बाद ही विद्रोह कोई करता है। हाँ, तुरंत नहीं स्टार्ट करता है। तो एक खास बात देखो, 1857 के जो पहले के विद्रोह हैं उनमें जो रीजन रहा होगा, जो कारण रहा होगा ना, वही 1857 के विद्रोह का भी कारण है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको हौच पौच नहीं करनी है, देख लेना है फटाफट कैसे कैसे जो है ये विद्रोह स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण, यहाँ पे राजनीतिक कारण में कुछ ऐसे आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है कंटेंट में, देखो कि वेलेजली द्वारा सहायक संधि का प्रयोग। ठीक है, सहायक संधि क्या होती थी कि जो राजा महाराजा होते थे उसके पास में एक अपना जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, आप कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार होती थी, भारतीय ब्रिटिश सरकार कहिए, वो क्या करती थी, जो राजा महाराजा होते थे, हाँ, उनके यहाँ पे एक अधिकारी रखते थे। ठीक है, एक अधिकारी रखा जाता था और कहा जाता था कि जो भी होगा, जो भी काम आप करेंगे, चाहे वो अपने भारत देश में कोई काम करना हो या विदेश से करना है, तो वो जो अधिकारी हमने रखा हुआ है ना, उससे पूछ के करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से सहायक, और सेना भी रखनी पड़ेगी, सेना भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका खर्च भी आपको ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे ये सहायक संधि। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि भाई देखो, यहाँ पे राजा महाराजा भी दुखी होंगे। ठीक है, दुखी होंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल में गोद प्रथा की समाप्ति। रानी लक्ष्मीबाई आई हुई थी, हाँ, क्यों वो मैदान में आ गई? क्योंकि उन्होंने गोद प्रथा देखा हुआ था कि भाई गोद प्रथा की समाप्ति कर दी, उनका कोई बेटा नहीं था, तो इस वजह से और अंग्रेज मना कर रहे थे कि आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से क्या है, यहाँ भी एक रीजन है कि लॉर्ड डलहौजी के काल में गोद प्रथा की समाप्ति कर दी गई थी और अवध के साथ विश्वासघात किया गया था। कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई अवध को अधिग्रहण किस वजह से किया गया था, कैसे अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, तो इस पर कुशासन का आरोप लगाया गया हुआ था। अच्छा, कुशासन का आरोप लगाया गया हुआ था, तो हालांकि इनके साथ में अवध के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भी डलहौजी की नज़र पड़ी हुई थी कि भाई इसको भी हमें हथियाना है। कितने भी अच्छे संबंध हो, लेकिन क्या किया गया था, कहा गया कि भाई आप जो है वो शासन अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शासन अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या किया गया था, अवध को विश्वासघात के तहत जो है उसको अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद बहादुर शाह का अपमान, बहादुर शाह के साथ में अपमान किया गया था। भाई उनको लाल किला खाली करने का आदेश दिए गए थे और उनके जो छोटे बेटे थे, सबसे छोटे बेटे, उनको राजगद्दी बिठा दिया गया था, जबकि आप देखेंगे जो वारिस होते हैं वो बड़े बेटे को यहाँ पे वो रखना चाहते हैं। ठीक है, दत्तक प्रथा की समाप्ति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, इसकी वजह से भी क्या हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी और ये राजनीतिक कारण में गिने जाते हैं। ठीक है, सामाजिक कारण में आप बात करेंगे तो सामाजिक कारण में आप देखेंगे बहुत कुछ खास नहीं है। उसमें बोला गया था भाई, अंग्रेज बोलते थे कि हम गोरे हैं, तुम काले हो। ठीक है, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे इस वजह से भारतीय रुष्ट थे और यहाँ पे एक ये सामाजिक कारण आपको दिखता है। और कहा जाता है कि ये एक इनह्यूमन बिहेवियर जो है वो किसके साथ किया जाता था, भारतीयों के साथ में इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता था। ठीक है, तो ये फटाफट आपने देख लिया, व्यू बना लिया हुआ है। हम लोग चलते हैं फैक्ट पे। ठीक है, धार्मिक कारण भी तमाम सारे बताए जाते हैं यहाँ पे, लेकिन आप ये देखेंगे यहाँ पे कि जब कंपनी का शासन था यहाँ पे, तो भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से कुठाराघात किया गया हुआ था। कैसे किया गया था कि अगर आपने ईसाई धर्म अपना लिया तो आपकी पदोन्नति कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपकी पदोन्नति कर दी जाएगी। अगर आपने ईसाई धर्म नहीं अपनाया हुआ है तो आपको जमादार से नीचे ही नौकरी मिलेगी, इवन जमादार तक की नौकरी मिल सकती है, इससे ऊपर की नौकरी आपको नहीं मिलेगी। तो एक तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे धार्मिक कारण भी एक तरह से ये विद्रोह में एक रहता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे आर्थिक कारण। देखो, आर्थिक कारण जो होता है वो बहुत ही दुखदाई होता है। कैसे, अगर आपको उद्योग धंधे नष्ट हो गए हैं, किसान है उनसे अगर ज़्यादा भूमि कर लिया जा रहा है, ज़्यादा लगान वसूली जा रही, तो वो क्या करेंगे,
एक ना एक दिन है वो विद्रोह करेंगे ही, ठीक है। तो इस वजह से आप देखेंगे आर्थिक कारण यहाँ पे मेन रहता है इस विद्रोह को भड़काने के लिए, जो भी छोटे छोटे विद्रोह हुए। इसके बाद में आप 1857 की बात करेंगे तो वही सारे कारण जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वही सारे कारण क्या है 1857 में भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आर्थिक कारण यहाँ पे उद्योग धंधों का नष्ट होना, ये सारे, और श्रमिकों को क्या किया गया था, जितना उनसे काम कराया जाता था ना, अधिक से अधिक काम कराया जाता था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पारिश्रमिक, हाँ, जो तनख्वाह थी, जो उनकी सैलरी बनती थी, ठीक है, जो मजूरी बनती थी कहिए, वो बहुत कम दिया जाता था, ठीक है। और एक खास बात, जब कभी सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति आती थी ना, तो भारतीयों का साथ नहीं दिया जाता था, उनको क्या ऐसे ही मरने के लिए उनके हाल पे छोड़ दिया जाता था। तो एक तरह से ये धार्मिक, और हमने देख लिया आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको आप देखो, मैं पीटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा देख लो यहाँ पे, ये मेंस में भी काम आ जाएगा। तो ये सारे कारण थे। अब ये बिल्कुल पीटी के लिए इसको क्या करना है, 2-3 बार इस टेबल को देख जाना है, कम से कम 3 बार। पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, ठीक है, सबके लिए ये अप्लाई हो रहा है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको इस तरह से डिजाइन कर दिया है कि आप इसको 2 या 3 बार जैसे ही देखेंगे ना, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे रट जाएगा। और क्वेश्चन किस तरह से यहाँ से पूछेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से एक बार देख लो फटाफट। चेरों का विद्रोह, ये 1857 के पहले के विद्रोह की हम बात कर रहे हैं, हालांकि इसमें 2 विद्रोह जो है वो 1860 और 1876 के भी है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं फटाफट बता देता हूँ। जैसे चेरों का विद्रोह, यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहा था, ये भूषण सिंह जो कि जमींदार थे। स्थान कहाँ पे है, स्थान जो है वो बिहार के पलामू में है, और जो समय है उसका वो 1800 है। और कारण क्या है, जमीन छीनना। कारण क्या है, जमीन छीनना, ओके। हाँ, एक खास बात और, ये जितने भी लगभग कारण रहेंगे, 1-2 को छोड़ के जो भी रीजन रहेंगे ना, सब या तो लगान से संबंधित होंगे या फिर जमीन से, भूमि कर से संबंधित होंगे, तभी विद्रोह हो रहे थे। और आप मैंने पहले बता दिया होता, उसका कारण क्या, आर्थिक कारण, वहां से आप जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कारण हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कुछ 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सारे कारण वैसे ही रहेंगे। अब देखते हैं फकीर विद्रोह। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मजनून शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार अगर देखेंगे तो क्या है, आपको खुद ब खुद रट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मजनून शाह का नाम याद रखना, यहाँ पे पूछा जा सकता है, इसकी जगह है बंगाल, और ये 1876 में हुआ है, ठीक है। कारण लगभग वही है, ठीक है, कारण लगभग वही है। सन्यासी विद्रोह, हिंदू नागा है, यहाँ पे गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना क्या है, कब हुआ है, ये हुआ कब है, ध्यान रखना। 1770 में हुआ है, बंगाल में हुआ है, और तीर्थ स्थानों पर जो वहां पे यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तो ये सारा कारण है यहाँ पे। कूका विद्रोह, जवाहरलाल भगत, हाँ, पश्चिमी पंजाब में, हाजरा नाम है, 1860 में हुआ था, धर्म के शुद्धिकरण के लिए हुआ था। नायक विद्रोह, यहाँ पे अचल सिंह आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये इसका नेतृत्व कर रहे थे, और बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था, 1806 में हुआ है, और ये लगान चुकाने के एवज में हुआ था, ठीक है। बरेली का विद्रोह, ठीक है, बरेली का विद्रोह, मुफ्ती मोहम्मद एवाज, ये बरेली में हुआ, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 1816 में हुआ है, चौकीदारी टैक्स के लिए, और इस तरह से ये आपको यहाँ पे डिजाइन करके दिया गया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कैसे पढ़ेंगे इसको, देखो, जो 1800 या 1805-6 के बीच में होगा, उसको क्या करेंगे, एक सीरियल से लगा लेंगे, एक सीरियल से लगा लेंगे डेट के हिसाब से, ठीक है, तो वो जल्दी याद हो जाएगा, ओके। कुछ और हैं, हम लोग फटाफट देखते हैं। उड़ीसा के पायकों का विद्रोह, यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे, जो लीडर थे, वो कौन थे, जगबंधु थे, और जैसा कि नाम से विदित है, तो ये उड़ीसा में ही होगा। कब हुआ है, 1817 में। भूमि कर में वृद्धि, मैंने बताया हुआ है, ज़्यादातर लगान या भूमि से ही संबंधित हो गए कारण, ठीक है। वैसे पूछता नहीं है वहाँ से, लेकिन ये आपको टेबल से समझ में आ रहा होगा, हाँ, ये आसान है एकदम से। कित्तूर का विद्रोह, महारानी चिन्नम्मा, ये आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में हुआ है, और
1824 में हुआ है, उत्तराधिकार को लेके हुआ है। ठीक है, तो ये सारे हैं। रामोसिस विद्रोह, यहाँ पे चित्तूर सिंह है, पुणे में हुआ है 1822 में, लगान की दर में वृद्धि इसका कारण बनता है। आहोम विद्रोह, गदाधर सिंह, ये कहाँ हुआ है, ये असम में हुआ है, 1824 में हुआ है। ठीक है, और असम पर अधिकार जब कर लिया गया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे आहोम विद्रोह। ठीक है, ये करंट में भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो इसको क्या है आप ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, पूछा जा सकता है, इसको क्या करेंगे MI में रखेंगे, पूछा जा सकता है। कुर्का विद्रोह, राजावीर, दक्षिण भारत में हुआ है, 1833 में हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में आप देखेंगे गुमसुर का विद्रोह, श्री करभंज और धनंजय। ठीक है, ये कब हुआ है, ये 1800 में हुआ है। लगान का बकाया, ठीक है, सारे लगभग ऐसे ही होंगे, लगान से या भूमि कर से संबंधित होंगे। ठीक है, बहावी आंदोलन, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं, एक बार देख लो, क्योंकि इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बरेली, पहले इसका यहाँ से शुरुआत होती है, फिर इसका जो हेडक्वार्टर है वो पटना शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, 1830 में हुआ है, इस्लाम में सुधार के लिए। ठीक है, इनकी कोई कहानी है, जब इनको हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। फराजी विद्रोह, ठीक है, ये आंदोलन है, शरीयतुल्लाह मोहम्मद मोहसिन, जिनको दुदू मियाँ बोला जाता था, ये इसको लीड कर रहे थे, बंगाल के फरीदपुर में हुआ है। ठीक है, इस्लाम में सुधार के लिए। ओके, तो ये आपको विद्रोह दिख रहे हैं, इसको फिर और देख लेते हैं हम, एक दो विद्रोह बचे हुए हैं। संबलपुर का विद्रोह, सुरेंद्र शाही जो इसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और ये संबलपुर में ही है। ठीक है, कहाँ पे है, संबलपुर में। ओके, ये 1833 में हुआ है, नया भूमि बंदोबस्त। तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैसे आपको याद करना है। अब देखो, ये 1833 में हुआ है, ये भी 1833 में हुआ है, ये 1824 में हुआ है, ये भी 1824 में। तो क्या करना, इनको इकट्ठे लिख लेना, एक जगह कहीं पे कर लेना। ठीक है, अब इसी के बराबर में आप देख रहे हैं ये 1822 में हुआ है। हाँ, तो ये इकट्ठे हो गए एकदम से, तो ऐसे आपको याद भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कोली विद्रोह, सरे भाऊ चिमनाजी यादव, नाना दरबारे, पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुआ है, और कब हुआ है, 1824 में हुआ है। इससे पहले भी देखो, 1824 लिख लेना है। याद करने का तरीका क्या है, जो एक डेट दिखे उसको एक जगह लिख लेने हैं सारे। ठीक है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बुंदेला विद्रोह, जवाहर सिंह, आधुनिक मध्य प्रदेश, हाँ, और ये 1835 में हुआ है, महलवारी बंदोबस्त की वजह से ये विद्रोह हुए थे। अब देखो इसमें कैसे रटना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मेन फोकस हमारा क्या रहेगा कि ये आपने बता तो दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कैसे 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 आएंगे वो समझो। सुमेलित करने के लिए यहां से आएंगे, बात समझ रहे हो, इसी वजह से मैंने इसको टेबल बना के समझाया हुआ है। सुमेलित करने के लिए आएंगे। अब आप पूछेंगे क्या सुमेलित करने के लिए आएंगे, तो बताएंगे आपको कैसे। विद्रोह का नाम क्या है और नेतृत्व कौन कर रहा है। हाँ, इसकी सेकेंड प्रायोरिटी में रखते हैं, नंबर बी पे रखते हैं। ये नंबर बी में पूछा जा सकता है। नंबर एक, तड़कता भड़कता क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, ये विद्रोह और डेट। ठीक है, डेट पूछी जा सकती है आपसे, और पूछी भी गई है। बात समझ रहे हैं कि विद्रोह और वो कब हुआ है। ओके, तो ये इस तरह से आपको याद करना है कि विद्रोह और ये डेट। ठीक है, तो यहां से हम इसको क्या रखेंगे, नंबर ए पर रखेंगे कि यहां से पॉसिबिलिटी ज्यादा है सुमेलित करने की। और फिर सेकेंड नंबर पे हम ये रखेंगे, और थर्ड नंबर पे हम रखेंगे कि वो कहां पे हुआ है। अब कहां पे हुआ यूपीएससी नहीं पूछता बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि जो नाम लिख रहा होगा ना उसी के एरिया में रहा होगा, तो जैसे एरिया भी नाम यहाँ पे जो है जगह भी लिख देता है, कई बार तो आप नाम से भी पहचान सकते हैं, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बात समझ में आ गए। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, कैसे बन सकता है क्वेश्चन, मैंने बता दिया है, परेशान तो नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम मित्रों बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, देखो 1857 क्रांति में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि जब 1858 का जब अधिनियम आता है ना, वहाँ पे जो कुछ चेंजेज होते हैं,
या महारानी की जो घोषणा होती है, ठीक है, जो भी अनाउंसमेंट उनका होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी स्टेट पीसीएस में कुछ ऐसे इक्के दुक्के दबे कुचले क्वेश्चन पूछता है, वो मैं बताने वाला हूँ कि स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, यूपीएससी से वो कहाँ से पूछे जाएंगे, वो मैंने बताया अभी कि 1858 और महारानी की जो घोषणा है, महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा है, वहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो 1857 की विद्रोह जो हुआ है उसमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, इसका तात्कालिक कारण क्या है, क्रांति का संगठन, उद्देश्य क्या है, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई है, एकता का प्रदर्शन कैसे हुआ है और क्रांति का दमन कैसे किया गया है। ठीक है, क्रांति की असफलता के कारण क्या है और 1858 का एक्ट क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन यूपीएससी कहाँ से पूछेगा, ये टारगेट करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी तो सब ऐसे ही है। दमन किसने किया हुआ, ये स्टेट में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, ऐसे पूछता है। ओके, हाँ, ये देखो मेंस का है, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले नहीं है। जब हम पूरी तरह से मेंस के लिए पढ़ाएंगे तब आपसे बताएंगे कि क्वेश्चन जो है वो मेंस का कैसे पूछा जाता है। अभी हम लोग पीटी फोकस बैच चला रहे हैं, तो पीटी फोकस जो है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है, मेंस और पीटी, अभी तो आपको इस तरफ कोर्स ही कराया जा रहा है, प्रीलिम्स से ओरिएंटेड है। ठीक है, लेकिन मेरा स्टाइल ये है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको जो टॉपिक कराने के बाद में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो प्री के हों या मेंस के हों, मैं दोनों कराता हूं, तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखो भाई, सबको पता है तात्कालिक कारण से शुरुआत होती है। हाँ, आगे हमने सारे विद्रोह देख लिए हैं कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम थी, किस वजह से विद्रोह हुआ है 1857 का। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो कारण जो है 1857 के पहले के विद्रोह रहे हैं वही अभी रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, तो सबको पता है कि तात्कालिक कारण क्या है, एक नई एनफील्ड राइफल आई थी। कब आई थी, 1853 में आई हुई थी, और उसको 56 में क्या है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसी बाद में क्या हुआ था, मंगल पांडे जी, जिन्होंने इस विद्रोह के सूत्रपात करते हैं, आप कहते हैं कि वो एक तरह से आधारशिला रखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो कारतूस उसमें भरने होते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। उसको मुंह से काट के क्या करना होता था, दागना होता था या भरना होता था। इस वजह से ये विद्रोह भड़क उठता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन बड़े रीजन क्या थे, वो तमाम सारे लगान, महलवाड़ी व्यवस्था और वो धर्म शुद्धिकरण वगैरह वगैरह हमने देख लिए हुए हैं। ठीक है, तो कारण सारे क्या हैं, वही रहेंगे। हम फटाफट देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब देखो, ये जो किताब है ना यहाँ पे, वी डी सावरकर के द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस, तो ये कब आई है, 1909 में आई हुई है, ये प्रकाशित हुई है। ठीक है, और इसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है। किसने माना है, वी.डी. सावरकर साहब ने माना हुआ। बस यही इतना प्रीलिम्स के लिए एक बार देख लो, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, हमने बता दिया हुआ है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये जो है डिजाइन किया गया मेंस के हिसाब से है, और इसी में से मैं फटाफट पीटी के लिए बता रहा हूँ। तो क्या करना है, आपको फटाफट देख लेना कहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत होती है, ये मंगल पांडे जी हैं, कोलकाता के निकट बैरकपुर छावनी में किए गए विद्रोह को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया, जो स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई में परिवर्तित हो गई। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है, कोलकाता के बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होती है, और इसके सूत्रपात कौन करता है, मंगल पांडे जी। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों में से एक अफवाह उड़ी थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया इंट्रो में, कि भाई 1853 में एक राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस की खोल पर गाय और सुअर की चर्बी थी। अब गाय और सुअर, गाय जो है वो हिंदू के लिए और सुअर जो है मुस्लिम के लिए क्या है, तो ये दोनों धर्म के जो लोग थे, जो सिपाही थे, उनके लिए बड़ा ही क्या है दुखदाई काम था कि भाई ये हम नहीं करेंगे, इससे क्या है हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्या है, दोनों ने बंदूक उठा ली थी। ठीक है, और एक बात, यहाँ तक सांप्रदायिकता के बीज अभी तक पनपे नहीं थे, सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज नहीं थी 1857 तक। इसके बाद में हम बात करेंगे आपसे कैसे सांप्रदायिकता के बीज जो है वो, या अंग्रेज जो है उसको बोते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दोनों साथ दे रहे थे। कहा जाता है कि भाई ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, जो विद्रोह हुआ है 1857 का,
ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी कि अचानक से हो गई। कहा जाता है कि ये अनेक कारणों का परिणाम थी जो कि इस प्रकार है। और कारण कौन से? कारण भाई वही जो हमने अभी आपको बताए हुए थे। एक बार फिर से देख लो फटाफट। राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। हाँ, यहाँ पे उसका समय दिया है। कब आया था वो? 1848 में आया हुआ था और 1856 में गया हुआ है। हाँ, विद्रोह उसके टाइम पे नहीं हुआ था। विद्रोह उसके टाइम पे नहीं हुआ है। कब हुआ है? 1857 में हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या किया था? अपना साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कभी पूछा जाएगा यूपीएससी में भी या स्टेट पीसीएम में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो साम्राज्य विस्तार की नीति ने किसने प्रतिपादित किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो फटाफट आपको जवाब यहां से मिल जाएगा। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और इसका तात्पर्य क्या है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या? एक बार देख लो। इसका तात्पर्य है कि जो भी देशी रियासतें हैं कंपनी के अधीन है, उनको अपने उत्तराधिकारियों के बारे में ब्रिटिश से स्वीकृति और मान्यता लेनी होगी। ठीक है, तभी क्या है वो, तभी जो है वो एक तरह से रियासत माना जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये यहाँ पे जो रियासतें थी वहां पे भी विद्रोह भड़कने जैसी स्थिति बन गई थी। ठीक है, तो एक तरह से ये, और फिर वही बात, गोद प्रथा की समाप्ति। हाँ, गोद प्रथा जब समाप्ति हुई तो इसी आधार पर आप देखेंगे उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये क्या किया है? आदि रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। ध्यान रखना स्टेट पीसीएस वालों, ये मैंने सीरियल से लगाया हुआ है। पूछा जाए कि सीरियल से लगाओ, पहले कौन सी रियासत शामिल हुई थी? तो नंबर 1 पर सतारा, नंबर 2 जैतपुर, नंबर 3 संबलपुर, नंबर 4 बाघट और उदयपुर, इसके बाद में ये झांसी, और लास्ट में आप देखेंगे ये नंबर कौन सा है? 7 नागपुर। तो इसको याद कर लेना, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस वालों। और एक खास बात, यूपीएससी भी अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। 2021 में उसने क्या किया हुआ है? फैक्ट पूछे हुए हैं बहुत सारे, तो आप भी ध्यान देना इसमें। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पे हमने सीरियल से लगा रखा हुआ है, इसको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये लाइन, इसको ध्यान देना। ठीक है, फटाफट। उसने अवध के नवाब पर कुशासन का, हमने बता दिया हुआ था, कुशासन का आरोप लगाते हुए 1856 ईस्वी में अवध का राज्य का अधिग्रहण कर लिया था, या अपने जो साम्राज्य है उसमें क्या कर लिया था? विलय कर लिया था। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे थे। कुछ समकालीन परिस्थितियां भी पूछी जा सकती हैं। जहां मैं कहूं पूछी जा सकती हैं, इसको खास ध्यान देना है। क्यों? कौन सी परिस्थितियां थी? आपसे स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछा जा सकता है यूपीएससी में। ठीक है, क्रीमिया और अफगानिस्तान के युद्ध में ब्रिटिश की बुरी तरह से हार हुई थी, तो इससे भारतीयों का भ्रम मिट गया था कि अंग्रेज को पराजित किया जा सकता है, अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है। तो कौन सी घटनाएं हैं? क्रीमिया और अफगानिस्तान के युद्ध में ब्रिटिश की बुरी तरह से हार हुई थी। और इसके बाद हमने देख चुके हैं कि मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ में दुर्व्यवहार किया गया था। नाना साहब के साथ में भी क्या है, उनको पेंशन वेंशन बंद कर दी गई थी भाई, और उनको कानपुर भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक कारण बनता है। ओके, चलो। आर्थिक कारण हमने देख चुके हैं, व्यापार का विनाश हो गया था, किसानों का शोषण हो रहा था, हमने बता दिया था। स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी प्रथाएं जो है वो उस टाइम लागू थे। इनाम की जागीरें छीनना, इनाम की जागीरें जैसे छीनी गई थी, तो जो कुलीन वर्ग था, धनी वर्ग, वो क्या है? नाखुश था, निर्धन हो गया था। इस वजह से क्या है, ये प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, बेरोजगारी थी तमाम सारी। तो ये सारे मुद्दे आपको, सामाजिक कारण हमने देख लिया हुआ है। ठीक है, हाँ, सामाजिक कारण यहाँ पे कुछ नए दिखेंगे। वेंटिक क्या करता है? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर देता है। अब देखो, जो पुरातनवादी, जो पुराने लोग थे, पुरातनवादी जो पुराने लोग थे, एकदम से जो जनेऊधारी लोग थे, बात समझ रहे हो ना? बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। जो जनेऊधारी लोग एकदम से पुरानी सोच पे, वो क्या करते थे? सती प्रथा को बोलते नहीं, सती प्रथा होनी चाहिए। हालांकि ये समाज के लिए अच्छा काम था, समाज के लिए अच्छा काम था, लेकिन इसने भी कहीं ना कहीं विद्रोह भड़काने में साथ दिया हुआ है। तो वेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इससे पुरातनवादी भारतीय लोग नाखुश हो गए, और लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह की प्रथा को मान्यता दे दी थी। यहाँ पे मान्यता नहीं है, यहाँ पे मान्यता दे दी थी। फलस्वरूप जनता में गहरा रोष था। ठीक है, तो विधवा विवाह, ये भी पुरातनवादियों की सोच जो है यहाँ पे अटकती थी आके। और इसके बाद हम देखेंगे
56 ईस्वी में पैतृक संपत्ति के संबंध में एक कानून बनाकर हिंदुओं के उत्तराधिकार नियमों में परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, ये भी एक मुद्दा था। यहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहन दिया गया था, अंग्रेजों ने ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था। इवन आप देखेंगे तो आर्मी में भी जो वहाँ के ब्रिगेडियर टाइप के गवर्नर जनरल या आप कह सकते हैं जो सेनापति टाइप के होते थे, वो भी बहुत प्रमोट करते थे ईसाई धर्म को। सेना में भी आप ये समझिए, जबकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। इससे भारतीयों को ऐसा विश्वास होने लगा तक भाई उनकी जो संस्कृति है वो अंग्रेज नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव था। पाश्चात्य शिक्षा का कैसे प्रभाव था? समाज की जो मूल विशेषताएं होगी उसको नष्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे एक कारण ये बनता है कि भाई देखो, जो विद्रोह होते हैं, कोई भी विद्रोह होगा ना तो उसमें पूरा अमीर आदमी शामिल होता है और ना ही जो है बिल्कुल गरीब आदमी शामिल होता है। कौन शामिल होता है? मिडिल क्लास। और वो कौन सा? शिक्षित वर्ग ही लीड करता है किसी भी विद्रोह को। आज जितने भी विद्रोह हुए हैं या जितने भी आंदोलन हुए आप देखेंगे हिस्ट्री में, पूरे हिस्ट्री में सब कैसे लोग होंगे? वो शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग होंगे। ना तो वो बहुत धनी होते थे और ना ही गरीब होते थे। ठीक है, तो वो सब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो पाश्चात्य शिक्षा का भी यहाँ पे प्रभाव दिखता है। भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति, यहाँ पे आप देखेंगे निम्न कोटि का मानते थे भारतीयों को अंग्रेज, और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और उनके साथ में भेदभावपूर्ण जो है वो व्यवहार भी किया जाता था, अर्थात भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ठीक है, हाँ, क्या क्या चीजें इसमें स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, इसी वजह से मैंने इसको डीप में पढ़ा दिया है। कंसेप्ट और फैक्ट मैंने जैसे बोला हुआ था, दोनों आपको मिलेंगे, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमें सिर्फ 30 घंटे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने मांगे हैं, उसमें मैं पूरा कराऊंगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठना है। प्रशासनिक कारण तमाम सारे थे यहाँ पे। अंग्रेजों को कोई विविधपूर्ण त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण भारतीयों में प्रचलित संस्थाओं और परंपराओं का समापन कर दिया गया था। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, जो परंपराएं थी, जो रूढ़ियाँ थी, वो क्या है? अंग्रेजों ने नष्ट कर दी हुई थी। ठीक है, जैसे खाप पंचायत टाइप का, मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर उसको आप उस टाइम की बात करें, हम जब अंग्रेज थे, तो जैसे खाप पंचायत टाइप की जो एक आप कह सकते हैं कि पंचायती राज टाइप का, उस तरह को निचले स्तर पे जो आपने आप प्रशासन करते थे, वहाँ पे भी अंग्रेजों ने क्या किया था? छापा मार दिया था। ठीक है, हाँ, एक खास बात, कॉर्नवालिस जो है ना, वो भारतीयों को उच्च सेवाओं के अयोग्य भी मानता था। ये भी एक कारण बनता प्रशासन का। ठीक है, तो कोई चीज़ें यहाँ पे देखो, कोई चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। धार्मिक कारण भी है यहाँ पे 1813 रहेगा मित्रों। देखो 1813, ठीक है, 31 नहीं, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के प्रावधान के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया था। ठीक है, किसी तरह से ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराओ, किसी तरह से, कहा जाता तलवार की नोक पे भी। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचारकों द्वारा खुलकर हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म की निंदा की जाती थी। अब बताइए विद्रोह होगा कि नहीं होगा? होगा ही। जब सारे आप बैरियर्स लगा रहे हो, इतनी बाधाएं क्रिएट कर रहे हो, तो फिर होगा क्या? विद्रोह होना ही था और वो हुआ। सैनिक कारण में देखो यहाँ पे, अच्छा, आरसी मजूमदार जो है वो 3 कारण बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, क्या मेन कारण थे? वेतन, भत्ते और पदोन्नति। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता? देखो हुआ क्या था कि जो राजा महाराजा थे, उनके जो सैनिक रहते थे, तो वो जो सैनिक थे वहाँ पे जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अधिग्रहण किया उसका, जैसे ही अपने साम्राज्य मिलाया, तो उनकी छुट्टी कर देते। अब ठीक है, अब हमारे हिसाब से सेना रहेगी, तो वो क्या हो जाता? बेचारे बेरोजगार हो जाते थे, ना उनको भत्ता मिलता था, ना उनको वेतन मिलता था ठीक से। और जब राजा थे तो उनको बहुत ज़्यादा इज्जत भी मिलती थी, पैसे भी मिलते थे और जागीरें भी मिला करती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया? सब ये वेतन, भत्ते, पदोन्नति सब रोक दी गई। अब यहाँ पे रोष था बहुत ज़्यादा, हाँ, सैनिकों के दिमाग में बहुत ज़्यादा रोष था। और मजूमदार जी 3 कारण बताते हैं। कहते हैं कि बंगाल की सेना में अवध के अनेक सैनिक थे, अतः 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जब मिला लिया गया तो उसमें असंतोष उत्पन्न हो गया। कारण क्या था? ये सारी चीजें बंद हो गई, वेतन, भत्ते, पदोन्नति ये सारी बंद हो गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सैनिक विद्रोह होना लाजमी है। और अंग्रेजों ने
सिख सैनिकों के बाल काटने के भी आदेश दिए थे, ऐसा रिसर्च करते हैं मजूमदार जी। ठीक है, हाँ, मजूमदार जी के साथ में एक अच्छा सा फैक्ट जुड़ा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आप हिस्ट्री लिखिए, मॉडर्न हिस्ट्री लिखिए, तो इन्होंने मना कर दिया था। अच्छा, मना क्यों किया था इन्होंने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है उसको मैं ना तो फर्स्ट मानता हूं और ना ही स्वतंत्रता संग्राम मानता हूं। हाँ, और आप हमसे, मजूमदार जी कहते हैं किससे, जवाहरलाल नेहरू जी से कहते, और आप हमसे कह रहे हैं कि आप इसको पहला भी मानिए और स्वतंत्रता संग्राम भी मानिए। तो वहां पे उनका डिबेट हो जाता है, कुछ बहस हो जाती है, मनमुटाव होता है। तो मजूमदार जी क्या करते हैं, वो हिस्ट्री को नहीं लिखते हैं, बोलते मैं नहीं लिखूंगा। तो एक ये फैक्ट था। हाँ, ठीक है, आगे देखेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करने से भी भारतीय रुष्ट थे। ठीक है, आप देख रहे हो ये सेना में ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। तो यहाँ पे इससे भी क्या है, तमाम भारतीय रुष्ट हो गए थे। तात्कालिक कारण आप देख रहे हैं, 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे, हमने देख लिया हुआ था। नई एनफील्ड राइफल आई थी, इसका आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, 1853 में। डेट ध्यान रखेंगे स्टेट पीसेस वालों, यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और गाय और सुअर की चर्बी, तो जैसे हमने बता दिया हुआ है। और यही क्रांति का सबसे तात्कालिक कारण माना जाता है, जिससे विद्रोह भड़क उठा। ओके, चलो अब देखो यहां पे जो शुरू हुई है क्रांति, वो कब हुई है, पीसीएस वालों देख लो भाई। यूपीएससी का कहां से क्वेश्चन बनेगा मैं बताऊंगा, बहुत लोड नहीं लेना है। ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में इस क्रांति की शुरुआत होती है। और वो दिन कौन सा है, 10 मई 1857। कहा जाता है उस दिन संडे था, 10 मई 1857 को उस दिन संडे था, जब मेरठ के सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। और इस तरह ये बैरकपुर में चला, फिर मेरठ गया, फिर इसके बाद में क्रांति जल्द ही दिल्ली, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी, हाँ ये इलाहाबाद नहीं है मित्रों, ये इलाहाबाद है जिसको इस समय प्रयागराज बोला जाता है। ठीक है, इलाहाबाद है जिसको इस समय प्रयागराज बोला जाता है। ओके, तो ये ऐसे चल रहा है। इसको मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा, कौन सी, ये वाली, इसको मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा। आप बोलेंगे कैसे मानोगे, इसका सीरियल पूछा जा सकता है, कैसे कैसे विद्रोह जो है वो चला हुआ था, कैसे चल रहा था विद्रोह, शुरुआत कहां से हुई है, बैरकपुर नंबर 1, नंबर 2 मेरठ, नंबर 3 दिल्ली गया, फिर कानपुर, फिर अलीगढ़, फिर लखनऊ, झांसी, और इसके बाद में ये इलाहाबाद, अवध, ऐसे कई जगह जो है ये पहुंच चुका हुआ था। तो ये मैंने सीरियल से दिया है, इसको रटना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब फटाफट देख लो फैक्ट क्या क्या है। विद्रोह के प्रमुख केंद्र हमने टेबल बना दी है, आप इसको एक दो बार देख लेंगे। प्रमुख नेता और प्रमुख अंग्रेज जनरल क्या क्या है, कहां पे, दिल्ली, जनरल वक्त खां, बहादुर शाह, बहुत बुजुर्ग जर्जर शरीर था, नेतृत्व नहीं कर सकते थे, उनकी जगह कौन, वक्त खान कर रहे थे, जनरल वक्त खान कर रहे थे। ओके, और यहाँ पे जो प्रमुख जनरल है दिल्ली में, लेफ्टिनेंट बिलोवी और निकोलस और हडसन है, यहाँ पे हडसन लाइन है दिल्ली में। ठीक है, उन्हीं के नाम पे है हडसन। ओके, चलो कानपुर में कौन कर रहा था, नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, और सर ह्यू व्हीलर और कॉलिन कैंपबेल यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से लखनऊ में बेगम हजरत महल हैं, हेनरी लॉरेंस और हेनरी हैवलॉक, जेम्स अटरम लाइन भी दिल्ली में है, सर कॉलिन कैंपबेल, ये सब क्या कर रहे थे, इधर अंग्रेज जनरल थे और इधर ये प्रमुख नेता थे। बरेली विद्रोह, ठीक है, बरेली में कौन कर रहा था, खान बहादुर, कैंपबेल, ओके, कैंपबेल। बिहार में कुंवर सिंह, बीपीएससी वालों ये हमेशा छपा रहता है, बिहार में कुंवर सिंह, अटरम और विंसेंट आयर यहाँ पे लीड कर रहे थे। फैजाबाद यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला, बड़े ही कट्टर विरोधी थे अंग्रेजों के। ठीक है, कौन, मौलवी अहमदुल्ला। ओके, तो ये सारे। अच्छा, फैजाबाद और लखनऊ में इसी में से कोई पूछा जाएगा। ठीक है, इसी में से कोई पूछा जाएगा, या हेनरी लॉरेंस रहेंगे या अटरम रहेंगे। ठीक है, तो ये फैजाबाद में। ओके, और देखते हैं फटाफट, झांसी में कौन, रानी लक्ष्मीबाई, सर ह्यू रोज,
जब रानी लक्ष्मीबाई की तलवार लगी थी और वो जब आप कह सकते हैं कि उनकी डेथ हुई थी, तो हीरोज कहता है कि इन सारे सिपाहियों में सिर्फ एक ही ऐसी मर्द थी जो आखिरी सांस तक लड़ी। ये हीरोज कहता है। बात समझ रहे हो ना कि पूरे विद्रोहियों जो भी विद्रोही थे उसमें एक ही ऐसी औरत थी जो कि आखिरी सांस तक लड़ी। ठीक है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में लियाकत अली हैं, कर्नल जेम्स नील यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, और ग्वालियर में तात्या टोपे हैं, गोरखपुर में गजाधर सिंह है। ठीक है, तो इस तरह से। अब ये देखो संगठन कैसे बना हुआ, क्रांति का संगठन कैसा था। कहा जाता है कि उद्देश्य भी निश्चित था, निश्चित समय भी था, प्रचार भी खूब किया गया था, तैयारी भी थी, एकता भी थी, नेतृत्व भी था। सारे आवश्यक तत्व जो है इसमें शामिल थे। जितने भी आवश्यक तत्व हैं सारे तत्व शामिल थे। ओके, नगरों से लेकर गांव तक संदेश भी भेजे गए थे। क्या क्या भेजा गया था? कमल और रोटी। यहां पे रोटी नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, कमल और रोटी। ठीक है, इस तरह से भेजे जा रहे थे। और इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट था, मतलब भारत को स्वाधीन कराना ही स्वतंत्रता सेनानियों का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था। और ये समय का निर्धारित किया गया था, समय निर्धारित किया गया था 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था कि क्रांति की शुरुआत यही से होगी। ओके, तो ये सारी थी। अब देखो ये सब कुछ था, तो फिर ये असफल क्यों हुआ विद्रोह? तमाम सारे कारण हैं, सब विस्तार से बात करने वाले हैं। फटाफट देखो, क्रांति का असफलता कारण क्या थे, क्यों असफल हुई? निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। बात समझे? डेट क्या थी? 31 मई। और शुरू कब किया गया था? शुरू कोई 10 मई से कर दे रहा है, कोई 8 मई से ही दिल्ली के लिए कूच कर रहा है, तो होगा क्या? हर एक जगह इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और आसानी से विद्रोह को कुचल दिया जाता था, दमन कर दिया जाता था। तो कहा जाता है कि बहुत जल्दी कर दिया गया था। 31 मई की डेट निर्धारित की गई थी, लेकिन 10 मई से लोग क्या कर रहे थे? विद्रोह की शुरुआत करने पे तुले हुए थे। हाँ ठीक है, देसी राजाओं का देशद्रोही, तमाम सारे ऐसे राजा थे, नाहवा, जींद, पटियाला, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे जो हैं क्या कर रहे थे? देसी राजाओं का यहाँ पे देशद्रोही रूप, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। सांप्रदायिकता का खेल भी खेला गया था। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट को अपने तरफ मिला लिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था? उसको अपनी साइड में कर लिया गया था। देश के संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हुआ था। अब आप यहाँ पे मैं मैप बना रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैसे? ठीक है, यहाँ पे मैं मैप बना रहा हूँ, एक बार देख लो कहाँ कहाँ ये प्रसारित नहीं हुआ था। ओके, देखो ये जो एरिया था यहाँ पे आप देखेंगे, ये एरिया जो है दक्षिण वाला, यहाँ पे भी प्रसारित नहीं हुआ था, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी प्रसारित नहीं हुआ था। बस यही जो एरिया है यूपी और बिहार वाला और पश्चिम बंगाल वाला एरिया में भी सिर्फ यहीं पे ये काम हो रहा था, यहीं पे विद्रोह हो रहे थे। बाकी दक्षिण वाला एरिया और पश्चिम वाला, उत्तर पश्चिम वाला एरिया जो है वहाँ पे ये विद्रोह नहीं फैला हुआ था, वहाँ तक इसकी पहुँच नहीं थी। ठीक है, तो पूरे देश में ये प्रसारित नहीं हुआ था। शस्त्र और अस्त्र का अभाव था उनके पास में। ऑटोमेटिक, जैसे हमने बताया हुआ था, एनफील्ड राइफल भी आ गई थी, हमारे पास में तलवार भाले थे। सहायक साधनों का अभाव, उनके पास में जो ट्रांसपोर्टेशन था उनके पास में सारा था, हमारे पास में ऐसा कुछ था भी नहीं। और सैनिक संख्या में अंतर, ठीक है, ये भी एक कारण बनता है। क्रांति की असफलता के अन्य कारण देख लो। व्यापारी और शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा था। उदासीन का मतलब होता है कि ना तो वो विद्रोहियों के साथ थे और ना ही अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, तो एक तरह से ये पूर्ण रूप से उदासीन रहा था। राष्ट्रीय भावना का पूर्णतः अभाव था और समाज के सभी वर्गों का सहयोग इस विद्रोह में नहीं मिला हुआ था। कहा जाता है कि मुस्लिम, किसान और जो गरीब लोग थे वो शामिल नहीं हुए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यापारी भी नहीं शामिल हुए थे और शिक्षित वर्ग भी शामिल नहीं हुआ था यहाँ पे। ओके, तो ये सारी असफलता के यहाँ पे कारण थे। ओके, हाँ बात समझ में आ गई?
विद्रोहियों में अनुभव की कमी थी, विद्रोहियों में अनुभव की कमी थी। ओके, क्रांति के उचित समय का अच्छा यहाँ पे अच्छा नेतृत्व भी जो है वो उसका भी अभाव था। यहाँ पे विद्रोहियों के पास ठोस लक्ष्य और स्पष्ट योजना का अभाव था। देखो, आप कुछ भी काम कर लो, कुछ भी काम कर लो, जब तक आपके पास में कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा, भविष्य के लिए कोई आप प्रोग्राम नहीं रहेगा आपके पास में, हाँ, तब तक आप कुछ भी काम कर लें वो सही से काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ठोस लक्ष्य भी नहीं था और कोई स्पष्ट योजना भी नहीं थी। तो हमेशा कहा जाता है कि एक योजना के तहत चलना चाहिए, ठीक है, एक योजना के तहत चलना चाहिए, ठीक है। क्रांति के परिणाम क्या हुए, सत्ता का। अब यहां से देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम जहां मैं बोलूंगा प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। पीटी, सत्ता का हस्तांतरण, ठीक है, सत्ता हस्तांतरित हो गई, किसके पास चली गई थी। अब यहां पे आप देखेंगे, मैं अभी बताने वाला हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसकी समाप्ति हो गई थी, इसको खत्म कर दिया गया था। सीधे सत्ता किसके हाथ में चली गई थी, ब्रिटेन में बैठी सरकार के पास, ब्रिटेन में बैठी सरकार के पास में सीधे के सीधे तौर पे क्या है, सत्ता का हस्तांतरण हो गया था। सतर्कता में वृद्धि हो गई थी, अब अंग्रेज बहुत सतर्क हो गए थे। अस्त्र और शस्त्र में शस्त्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया हुआ था कि कोई भी जो है वो शस्त्र और अस्त्र अपने पास, जो भी भारतीय हैं वो नहीं रख सकते हैं, ठीक है, भले ही अपनी आत्मरक्षा के लिए क्यों ना हो, ठीक है, तो वो अस्त्र और शस्त्र नहीं रख सकते हैं। देसी राजाओं से मित्रता इन्होंने बढ़ाई हुई थी, जैसे कि वो जागीरें छीन रहे थे ना, जागीरें छीन रहे थे ना, तो अब क्या कर रहे हैं, जो साम्राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको क्या है, वापस ले रहे थे, वापस ले रहे थे। देसी राजाओं से मित्रता कर रहे थे, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि हो रही थी और भारतीयों से दूरी बना रहे थे। क्यों बना रहे थे, अगर वो हमारे आस पास रहे तो हमारे भेद जान जाएगा, हमें परेशान करेंगे, तो इस वजह से क्या है, भारतीयों से दूरी में वृद्धि कर रहे थे। और सरकार की नीति में परिवर्तन हो गया था। क्या नीति में परिवर्तन हुआ, मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, हाँ, कैसे परिवर्तन हुआ हम लोग बात करने वाले हैं। 1858 का जो एक्ट आया हुआ है वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब ये कुछ पॉजिटिव रीजन है भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में, ये कैसे हैं, ये पॉजिटिव रीजन है। आत्मबल में वृद्धि हुई थी, राजनीतिक जागृति, संगठन की प्रेरणा मिल गई थी और एकता की प्रेरणा यहाँ पे मिली थी। और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि मिली हुई थी कि अब कैसे हमें स्वतंत्रता आंदोलन करना है। अब तो भाई एक बार अनुभव हो गया था, कहा जाता है कि एक बार कोई अगर फेल हो जाता है तो वो देखता है कि कहाँ पे हम फेल हुए, फिर से वो करता है उस तरह। तो यहाँ पे ये सारे काम जो है अब भारतीयों को करने थे, तो ये सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रांति के परिणाम हुए हैं। और आगे हम लोग चलते हैं, क्रांति के अन्य परिणाम क्या हुए थे, क्या क्या हुए। विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 में कानून पारित किया गया, ये अस्तित्व में आया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था। ये जैसे ही पारित हुआ, हमने बताया था ना अभी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सबको खत्म कर दिया गया था और ब्रिटेन में बैठी सरकार, उसके हाथ में सारी सत्ता चली गई थी। अर्थात क्या है, केंद्रीकरण हो गया था। बात समझ रहे हो ना, पूछा जा सकता है कभी, केंद्रीकरण, सत्ता कैसे हो गई थी, केंद्रित हो गई थी, ठीक है। आगे देखो, शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में, एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक मंत्रणा परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 8 नियुक्तियां सरकार द्वारा और 7 नियुक्तियां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वो हो रही थीं। और स्थानीय लोगों को उनके गौरव और अधिकार को पुनः वापस करने की भी बात कही गई थी। किसने कहा था, महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि स्थानीय लोगों को उनका गौरव, उनके अधिकार वापस कर दिए जाएंगे। सेना का पुनर्गठन किया गया था, इस पे जोर दिया गया था। हाँ, उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद हो गई थी कि अब जो है उच्च सैनिक जो है वो भर्ती नहीं किए जाएंगे उच्च पदों पर। बंगाल प्रेसिडेंसी के सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात था, एक बार देख लो, हो सकता है पूछे 2:1। ये कहाँ की बात हो रही है, बंगाल प्रेसिडेंसी की बात हो रही है, ठीक है। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में यह अनुपात 3:1 था। ओके,
तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। गवर्नर जनरल के पद का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया था, अब क्या है, वायसराय नाम दिया गया था। ठीक है, अब क्या है, वायसराय नाम दिया गया था। भारतीयों के प्रशासन में प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में अल्प प्रयास के अंतर्गत 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिफॉर्म है, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। कहा गया है कि अब भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है, उनको भी क्या है, अब आगे लाया जाएगा। तो एक तरह से 1861 का भारत परिषद अधिनियम ये पारित किया गया था। साम्राज्य विस्तार की नीति को खत्म कर दिया गया था। अब आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ होता है यहाँ पे, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में कमी कर दी गई थी, और स्वायत्त जाति की उच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन हो गया था। अब ये प्रूफ हो गया था कि स्वायत्त जाति ही श्रेष्ठ है। ओके, मुगल साम्राज्य के अस्तित्व का खत्म होना यहाँ पे, और मुगल साम्राज्य पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कब खत्म हुआ है, बात समझ रहे हैं, 1857 के विद्रोह के बाद में खत्म, मतलब 1858 का जैसे एक्ट पारित किया गया था, मुगल साम्राज्य का खात्मा। ओके, 1857 का क्रांति के जो दीर्घकालिक प्रभाव थे वो क्या क्या है, अंग्रेजी हुकूमत और आम जनता के बीच की दूरी का बढ़ना। ठीक है, फूट डालो और राज करो का एजेंडा यहाँ से आता है। बात समझ रहे हो ना, सांप्रदायिकता का जो खेल है ना, वो 1857 के पहले बिल्कुल भी नहीं था। ये 1857 के बाद में ये अंग्रेजों के दिमाग में ऐसी चीजें आई कि हमें यहाँ पे सांप्रदायिकता का खेल भी खेलना चाहिए। तो क्या किया है, फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ पे, धार्मिक कट्टरता की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। किसी एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काना, ये अंग्रेजों ने करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। और आर्थिक शोषण के नए युग की शुरुआत यहाँ पे होती है। शिक्षित मिडिल क्लास का विरोध। ठीक है, यहाँ पे क्यों 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 किया जा रहा है विरोध, मैंने बताया था, विद्रोह जो शुरू करता है शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग ही शुरू करते हैं, ना तो गरीब शुरू करता है, ना ही बहुत बड़ा अमीर शुरू करता है। ठीक है, तो क्या है, इनका विरोध होने लग गया था। जमींदारों और राजा महाराजाओं का सपोर्ट, यहाँ पे ये सपोर्ट करने लग गए थे इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने बहुत साथ दिया था। 57 के विद्रोह में जमींदारों और राजा महाराजाओं ने बहुत सपोर्ट किया हुआ था। तो ये भी क्या कर रहे हैं, अब अंग्रेज भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी जागीरें लौटा दी जा रही हैं, इनकी जिम्मेदारियां वापस कर दी जा रही हैं। ये सारे काम अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे हैं। आम जन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश का विस्तार भी यहाँ पे होता दिख रहा है आपको। अब देखो, ऐसे विद्वान है, अब ये पीटी में पूछा जा सकता है, हालांकि अभी नए पैटर्न में पूछा नहीं गया हुआ है 2013 से, लेकिन इससे पहले पूछा गया हुआ है। और जो भी स्टेट पीसीएस वाले हैं या जो और भी एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम, वो सब देख लें, मैंने उसको डिजाइन किया हुआ है। सैनिक विद्रोह मानने वाले विद्वान कौन है, जो मानते हैं कि ये सैनिक विद्रोह है? फ्रेड रॉबर्ट्स, एडवर्ड थॉम्सन, जीटी गैरेट, सर जॉन सिले, जेम्स अटरम, विलियम हॉवर्ड रसेल, रमेश चंद्र मजूमदार, सुरेंद्र नाथ सेन और हरिप्रसाद चट्टोपाध्याय, पूर्णचंद्र जोशी, इसमें भारतीय भी शामिल हैं। देखो, भारतीय भी शामिल है, जो मानते हैं सैनिक विद्रोह था सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं था। वो भी लोग हैं जो मानते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम भी था, और ये कैसा था, पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, कौन कौन है देख लो भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, S.A.A. रिजवी, बेंजामिन डिजायरली, जस्टिस मैकार्थी, जॉन ब्रूस नॉर्टन, बिपिन चंद्रा। अब आप इसमें देख रहे हो, इसमें भारतीय भी जो है नकारते हैं कि नहीं ये पहला विद्रोह नहीं, मात्र क्या है, ये सैनिक विद्रोह है, पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। ये क्या, मात्र सैनिक विद्रोह है। इसमें हिंदू भी मानते हैं, भारतीय भी मानते हैं और अंग्रेज भी मानते हैं, और इसमें भी भारतीय भी मानते हैं और अंग्रेज भी मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ दोनों लोग जो है वो बात करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे डिजाइन किया, इसको फटाफट आप याद कर लेंगे, एक दो बार देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब मुद्दा मैं बात कर रहा हूं, ये यूपीएससी लायक यहाँ पे चीजें आई, स्टेट पीसीएस के लिए तो है ही ये स्टेट पीसीएस के लिए तो है ही, लेकिन ये किसके लिए भी है, यूपीएससी के लिए खास, इसकी ये आप कह सकते हैं पसंद है, फेवरेट है। ठीक है, क्या क्या हुआ चेंजेस, फटाफट देख लो।
यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया था यह अधिनियम, तब प्रधानमंत्री यहां पे कौन थे? लॉर्ड पाउंस्टन। ठीक है, लॉर्ड पाउंस्टन जो है वो यहां के प्रधानमंत्री थे। भारत में कंपनी के शासन को ब्रिटिश राज मुकुट में निहित कर दिया गया था, अर्थात सत्ता केंद्रीकृत हो गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया था। उसकी जगह पूरी की सत्ता जो है वो किसके पास चली गई थी? ब्रिटेन में महारानी के पास में। ठीक है, तो राज मुकुट में निहित थी, क्राउन के पास में थी, और कंपनी के पास यह अधिकार, कंपनी के पास से यह अधिकार छीन लिया गया था और भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया था। ठीक है, बात समझ गए? अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों और कदमों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई थी। मैंने एक बार एक डायग्राम बनाया हुआ है, कैसे कैसे ये 1858 का अधिनियम वर्क कर रहा है वो हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई थी। कुछ भी करना है, कुछ भी करना है कहाँ पे? इंडिया में, तो उसकी किसकी स्वीकृति होगी? भारत सचिव की। ओके, इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा प्रारंभ की गई द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ पे समाप्त हो जाती है। द्वैध शासन व्यवस्था कब स्टार्ट की गई थी? ये पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान। अखिल भारतीय सेवा तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। वो कैसे पूछेगा? नहीं लगा के पूछ देगा, कहेगा कि भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य नहीं था। समझ रहे हो? लेकिन यहां पे क्या है? वो बाध्य है, उसको मानना पड़ेगा। उसकी बात कितने सदस्यों की थी? अभी मैंने बताया था 15 सदस्यों की टीम थी उसकी। ठीक है, तो उसकी जो भी बात रहेगी, जो भी राय रहेगी वो मानेगा। प्रशासन हेतु ब्रिटेन में भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी। अच्छा, ये कहाँ था? ये था कहाँ पे? ये कहाँ पे था? ये ब्रिटेन में ही बैठा हुआ था, भारत नहीं आया हुआ है। वहीं से नियुक्ति किया गया था, जो महारानी के प्रति जवाबदेह होता था एवं भारत सचिव के प्रति भारत का गवर्नर जनरल जवाबदेह होता था। जबकि भारत परिषद केवल सलाहकार प्रकृति की थी। ठीक है, सलाह दे सकती थी। कैसे काम कर रहा था? देखो, ये जो गवर्नर जनरल है ना, ये भारत में बैठा हुआ है। ओके, ये भारत सचिव जो है वो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, और ये महारानी विक्टोरिया, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, ये वहां पे ब्रिटेन में ही है। अब क्या है? ये इनसे पूछेगा और ये इनसे पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहा था। क्या करेगा? ये ऐसे बात करेंगे, ये बताएंगे इसको भारत सचिव को, और ये इनको बताएंगे गवर्नर जनरल को। तो ये व्यवस्था पूरी ऐसे चल रही थी, गवर्नर जनरल, सचिव और ऊपर टॉप पे क्राउन। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे कैसे काम कर रहे हैं? आगे चलते हैं। अब क्या हुआ आगे? ये सब अभी 1858 में ही पढ़ रहे हैं मित्रों, जान लो। भारत के राज्य सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यीय टीम हमने बता दिया, उसका निर्माण किया गया था, जिसको क्या कहा गया है? भारतीय परिषद कहा गया हुआ है। नियंत्रक मंडल एवं संचालक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। कैसे? बता दिया था, 7 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल और 8 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करते हुए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसमें और भी एक स्टेटमेंट बन सकता है। क्या पूछा जा सकता है? ये वाला देखो क्या कह रहा है कि भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को दिया गया था। किसको दिया गया था? सम्राट को दिया गया था। और शेष सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टर्स को दे दिया गया था। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जो डायरेक्टर्स थे उनको अभी भी 8 सदस्य, जो शेष का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे 8 सदस्यों को नियुक्ति करने की अभी यहाँ पे ये हैसियत रखते थे डायरेक्टर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था, जैसा कि हमने देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है? ये देखा हुआ है। ठीक है, ये बाध्य था, गवर्नर जनरल इसकी सचिव की बात मानने के लिए बाध्य था। ओके, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। और अब गवर्नर जनरल भारत में ताज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा था, जिसे वायसराय की उपाधि दी गई थी। बात समझे? जैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं, केंद्र का एजेंट बनके काम करते हैं,
उसी तरह से गवर्नर जनरल यहाँ पे वो ताज का प्रतिनिधि था, एजेंट था, उसी तरह से काम कर रहा था। बात समझ गए? बिल्कुल सेम आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और एक अनुबद्ध सिविल सेवा, ठीक है, कि नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी थी। ये सारे स्टेटमेंट दबे कुचले जो स्टेटमेंट है ना, उनको खास ध्यान रखना, क्योंकि दबे कुचले ही यूपीएससी पूछ देता है कई बार, ठीक है। जो आपने ऊपर ऊपर तो सब लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा अंदर भी तो पढ़ लो। भारत राज सचिव एक निगम निकाय कॉर्पोरेट बॉडी घोषित किया गया था और जिस पर इंग्लैंड और भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे चीजें हो रही थी। तो ये किस तरह से काम कर रहा था 1857 की क्रांति को हमने देखा हुआ है, देख लिया बढ़िया से, ठीक है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं संथाल विद्रोह, बहावी आंदोलन, मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह और अलीगढ़ विद्रोह, इनकी हम लोग बात करने वाले हैं। ये मेन विद्रोह हैं जहां से पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ठीक है। तो ये हम लोग अभी बात करने वाले हैं। और जिन लोगों को कांटेक्ट करना है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये चैनल है अरुणोदय आईएएस ऑफिशियल चैनल है ये, ओके। ये चैनल का नाम है हमारा और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है, मैंने बताया हुआ था हर संडे डाउट सेशन लगेगा, ठीक है। और अगर मुझे जरूरत पड़ी कि एक डाउट और लगाया जा सकता है तो वो भी हम डाउट सेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है अरुणोदय आईएएस और ये टेलीग्राम, दरअसल में चैनल, सॉरी माफ करो, और ये क्या है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे तमाम सारे विद्रोह की अभी जहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, ये सारे तमाम सारे विद्रोह हैं हम लोग बात करने वाले हैं संथाल, बहावी, मोपला, पावना और अलीगढ़। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।